सभी साथियों का समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार आप लोगों से जानना चाहूंगा, इफ एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स। अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से सुनाई दे रही है, से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। चलिए, फिर से शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और कल इस पड़ाव को हमने कुछ लिमिटेशंस के साथ रोक दिया था, यानी कि कल हमने ज्यादा कुछ शेयर नहीं किया, जिससे कि हमारे जो साथी हैं उनको उनका कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, उनको कोई परेशानी ना हो इस पर्टिकुलर कोर्स को स्टार्टिंग से लेने में, इसको समझने में, इसको एडॉप्ट करने में और इसको इंप्लीमेंट करने में। क्योंकि आज का जो विषय है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सेशन है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी संस्था की कंप्लीट पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ इसी कंसेप्ट पर टिकी हुई होती है। हम और आप संस्था को चलाते हुए शुरू से लेकर आज दिनांक तक केवल एक ही चीज के पीछे भागते हैं, और वो है फंड रेजिंग। तो फंड रेजिंग कोई छोटा विषय नहीं है। ये समझ के चलिए कि संस्था के रूप में आपने एक मानव शरीर का निर्माण कर दिया, जिसे हम स्केलेटन कहते हैं ना, स्केलेटन। आपने संस्था को रजिस्टर्ड करके एक स्केलेटन बना दिया। अब इस स्केलेटन को डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस करके आपने एक रूप दे दिया कि ऊपर खोपड़ी लगा दी, यहां पर फिर बैकबोन लगा दी, फिर हाथ लगा दिए, राइट, फिर चेस्ट बोन्स लगा दी। ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रारूप है। रजिस्ट्रेशन जब हम तमाम प्रकार के ले लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन हम कर लेते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के 12 हो, एटीजी हो, हमारा CSR 1 हो, डिफरेंट जो भी हमने रजिस्ट्रेशन अभी तक लिए, ये सभी के सभी जो रजिस्ट्रेशन हैं, ये मान के चलिए कि हड्डियों को, हमारी हड्डियों को एक ढांचा देने वाली जो गतिविधि है वो हमने की, कि हमने अपनी हड्डियों को सिर्फ ढांचा पकड़ा दिया। अब इसके बाद बात करते हैं वर्किंग्स की। हमारी संस्था ने जितने भी काम करने शुरू किए, सोशल वर्क इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो मेन है, वो मेन है। ध्यान रखिएगा। वो आपके इस कंकाल के ऊपर ये जो चमड़ी, या जिसे हम, हमारी जो वेसल्स वगैरह, जितनी भी नस वगैरह जो भी हमारे शरीर के अंदर, ये जो इस मानव शरीर के ऊपर हड्डियों के अलावा जो ऊपर का चमड़ा बचा हुआ है, ये होता है हमारा वर्क, हमारी सोशल इन्वॉल्वमेंट। हम लोग सोशली जितना एक्टिव रहते हैं, ये समझ के चलिए कि हमारे शरीर की बनावट उतनी ही सुंदर होती है। अब कई लोग कहते हैं सर हम एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए साथ आगे बढ़ते रहते हैं। मुझे एक बात बताइए, एक ऐसा इंसान जो शरीर से बड़ा दुबला पतला हो लेकिन उसका सिर्फ पेट बाहर निकला हुआ हो बहुत लंबा, क्या वो अच्छा दिखेगा? से यस और नो, से यस और नो। चैट बॉक्स के अंदर आइए और मुझे बताइए कि एक ऐसा मानव शरीर का आपने निर्माण किया है जिसके ऊपर हड्डियों का ढांचा है, आपने बॉडी पर मांस भी चढ़ा दिया लेकिन पूरी बॉडी पतली है, सिर्फ पेट बाहर निकला हुआ है, बहुत लाख बहुत बड़ा, क्या वो आपको अच्छा दिखेगा? या आपने एक ऐसे मानव शरीर का निर्माण किया है जिसकी बाकी की बॉडी नॉर्मल है, सिर बहुत बड़ा है, क्या वो अच्छा दिखेगा? नहीं। तो याद रखिए, किसी भी संस्था को
अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर लोकल फंड रेजिंग की, ध्यान रखिएगा, फंड रेजिंग की, एक बेटर फंड रेजिंग अगर करनी है तो आपको ओवरऑल सेक्टर में अपनी गतिविधियों को बढ़ाना होगा। नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको एक बेटर फंड रेजिंग करनी है तो आपको अपनी गतिविधियों को अलग अलग सोशल इंटरवेंशंस में एक्सपेंड करना होगा, फैलाना होगा, अपनी गतिविधियों को और बढ़ाना होगा। आप हेल्थ पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका टारगेट हेल्थ पर रखिए, लेकिन कभी कभार एजुकेशन एक्टिविटीज कर लीजिए, कभी कभार अवेयरनेस एक्टिविटीज कर लीजिए, कभी कभार आप एनवायरमेंट एक्टिविटीज भी कर लीजिए, कभी कभार आप वुमेन एम्पावरमेंट पे भी वर्क कर लीजिए, कभी कभार आप जो है अलग विषयों पर भी आप वर्क कर लीजिए। करना जरूरी है अगर आपको ग्लोबल फंड रेजिंग में एक बेहतरीन मुकाम पाना है। कुछ कंसेप्ट दिमाग में जा रहा है, कुछ चीज दिमाग में जा रही है, से यस और नो, से यस और नो, कुछ दिमाग में घुसा जो मैं बताना चाह रहा हूं। अगर आपको अपनी फंड रेजिंग बेटर करनी है तो आपको तमाम प्रकार की जो सोशल इंटरवेंशंस हैं, तमाम प्रकार की जो हमारी सामाजिक भागीदारियां हैं, उनका निर्वहन करना कंपलसरी हो जाता है, आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है अगर बेटर फंड रेजिंग करनी है। अब ऐसा क्यों है? सर हमने तो संस्था चैरिटी पे कह रहा, हम सिर्फ हेल्थ पे काम करने के लिए खोली थी, हमने संस्था सिर्फ एजुकेशन पे काम करने के लिए खोली थी। मुझे एक बात बताइए कि क्या किसी डोनर का पर्सनल इंटरेस्ट जो होता है कि वो किसको डोनेशन दे, क्या वो निर्धारित होता है कि वो एजुकेशन को ही डोनेट करेगा? एक डोनर को आप जब निर्धारित करते हैं, एक डोनर के बारे में जब हम बात करते हैं, उसका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो तमाम चीजों में हो सकता है, अलग अलग विषयों पे हो सकता है मुझे हेल्थ एक्टिविटीज सबके सब जंजाल लगते हैं, हमारे यार हेल्थ पे भी क्या वर्क करना, सरकार ने जो है तमाम प्रकार के हॉस्पिटल खोल रखे हैं, है ना, सारी दवाइयां फ्री हैं। कुछ लोग एजुकेशन पे वर्क करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि अरे यार बालवाड़ी सरकार ने खोल रखी है, आंगनवाड़ी सरकार ने खोल रखी, राशन वहां आंगनवाड़ी में भी खाने को मिल जाता है बच्चे को। उसके बाद बच्चा जब स्कूल में जाएगा, सारे सरकारी स्कूल फ्री हैं, बताओ मैं इनके एजुकेशन वाले टॉपिक को क्यों सपोर्ट करूं, कि उसको डोनेशन दूं? ये तो फालतू का फंड रेजिंग कर रहे हैं, इसका कोई मायने ही नहीं बनता। हो सकता है ना, हर एक व्यक्ति की सोच अलग अलग हो सकती है, तो हमें हर प्रकार की मेंटेलिटी के जो डोनर्स हैं उनको कन्विंसिंग करना आना चाहिए, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। हमारी संस्था सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों में अपनी समान भूमिका अदा कर रही होगी, तो समझ के चलिए कि हमारी फंडरेजिंग सबसे सॉलिड होगी। और अगर हम एक पर्टिकुलर सोशल इंटरवेंशन पर वर्क करते जा रहे हैं तो हम लिमिटेड सोर्सेज पर जो है हम सीमित रह जाएंगे। क्लियर हुई कि चीजें? सबसे पहले हमें अपने आप में एक बदलाव लेकर आना है, हमारी संस्था में हमें सोशल इंटरवेंशंस जो है बढ़ा लेने हैं अगर हमें एक बेटर फंड रेजिंग करनी है। अब बात करें फंड रेजिंग की, मैंने बताया कि हमारा शुरू से एक बेहतरीन और एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, और शायद किसी भी संस्था के लिए इससे इंपॉर्टेंट मुद्दा कोई होता ही नहीं है, फंड रेजिंग। लेकिन हमारे अंदर कुछ चीजें जो मैंने कल छोड़ने के लिए कहा था, शर्म, झिझक, और इसके अलावा एक चीज और भी होती है, शर्म और झिझक के अलावा एक चीज और भी होती है जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा पूरे इस इंटायर सेशन के दौरान, और वो होता है संदेह। क्या होता है? संदेह। नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने आपसे कहा था कि आपकी लाइफ में ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या? संकोच और शर्म। लेकिन इसके अलावा एक मेन टॉपिक रह जाता है जो आपके अंदर हमेशा से पला हुआ है, एक डाइवर्सिफाइड डायरेक्शन उसने आपकी बनाई हुई है,
और ये पूरे आपकी आपकी नहीं, ये पूरे एंटायर जो हमारा नॉन प्रॉफिट वर्ल्ड है, इसकी पूरी एक डायरेक्शन बनी हुई है। आप अकेले नहीं है उसमें, क्योंकि हम मिथ्य तथ्य जो होते हैं ना, झूठे जो तथ्य होते हैं, हम उन पर बेस्ड हमारा जो कल्चर है। इवन देन मैं अगर बात करता हूं, कितने मेरे साथी हैं जिन्होंने बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू की हुई है? से मी इन द चैट बॉक्स। ऐसे मेरे कितने साथी भाई हैं जिन्होंने बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू की हुई है? से मी इन द चैट बॉक्स। से मी इन द चैट बॉक्स जल्दी से। एक भी नहीं, एक भी नहीं। एक है उज्जवल गायकवाड़ जी, आपने की हुई है। अब देखिए सबसे बड़ा अंतर, सबसे बड़ा फर्क, और आपके इस सोशल सेक्टर में आप अगर अपने आप को नहीं पनपने दे पा रहे हैं, या ये सेक्टर आपको पनपने नहीं दे रहा है, तो इसके पीछे का अंतर आप लगा सकते हैं। आज हम इस मीटिंग में ये जो 30 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसने इस सेक्टर की पढ़ाई की हुई है। अब समझिएगा, हम सबके सब इस सेक्टर में बिना इस सेक्टर की नॉलेज के आए हुए हैं। क्या हमारे जो इस सेक्टर में कामयाब होने के चांसेस हैं, वो आपको लग रहे हैं कि ज्यादा होंगे? अपने दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिएगा। अपने दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिए। है ना? फर्क है कहीं? अंतर महसूस हुआ आपको? और आप ही नहीं, अगर आज इस मीटिंग में 100 लोग होते, तो मैं आपको ये दिखा देता कि चौथे के अलावा शायद पांचवा जवाब ही किसी का आता कि हां मैंने बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू कर रखी है। यानी कि इस सेक्टर में हम जितने भी लोग आए हुए हैं, वो इस सेक्टर की बिना नॉलेज के आए हुए हैं। और उसके बावजूद जब कोई हमें इस सेक्टर की नॉलेज देने का प्रयास करता है, इस सेक्टर के बारे में सिखाने का प्रयास करता है, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम उस 5 या 10 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटे की वीडियो को आराम से बैठकर ध्यान से सुन लें, एक दो बार समझ लें, या उसको जो है रिपीट कर लें। रिपीट करना तो बहुत दूर की बात होगी, लोग उसको प्रॉपर समय नहीं दे पाते हैं। लोग उसको प्रॉपर समय ही नहीं दे पाते हैं। जबकि एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या कहता है, किसी को पता है? एपीएल, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कोई भी साथी, कोई भी साथी से मी इन द चैट बॉक्स या यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में, अगर आपको एपीएल के बारे में पता है, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्लीज, एनीबडी, एनीबडी नहीं पता? चलिए, मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है, एपीएल क्या होता है। और यकीन मानिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि इस सेक्टर की जितनी नॉलेज मैंने गेन की है, समझिएगा ध्यान से, इस सेक्टर की जितनी भी नॉलेज मैंने गेन की है, मेरा यहां पर अंदाजा गलत हो सकता है अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, मेरे हिसाब से वो इस पूरे सेक्टर की जो एंटायर नॉलेज है, उसका मात्र 10 से लेकर 12 या 15% है। समझिएगा, सबसे पहली चीज, यानी कि 100 में से मैंने कितना धारण किया अभी तक? 10 से 11 या मैक्सिमम 15 होगा, राइट? और मैंने अपने चैनल पर या तमाम इन क्लासेस के माध्यम से अब तक आपको जो नॉलेज शेयर की है, वो जो मेरी नॉलेज है ना, चाहे वो 8% हो, 10% हो, 11% हो, 12% हो, 15% आप माने या कुछ भी माने उसको, उसका मात्र 4% है। कितना परसेंट है उसका? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए मुझे, क्या बताया मैंने आपको? एक एंटायर नॉलेज जो इस वर्ल्ड की है, इस सेक्टर के बारे में, इस नॉन प्रॉफिट सेक्टर के बारे में, मैंने अभी तक उसमें से 10 या 11% गेन कर पाया है। समझिएगा।
और उस 11% जो मैंने गेन किया है, मैं अगर उसको अपना 100% मानूं, वो जो मेरे लिए 11% है इस पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, मैं उसको अपने आप में अगर 100% मानूं, तो मैंने उसमें से मात्र 4% आपको दे पाया अभी तक। अब 4% ही क्यों दे पाया? क्योंकि आपने कभी इस 4% को ही पूरा करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि आपने आज तक एपीएल को फॉलो नहीं किया, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और यकीन मानिए, आज की डेट की अगर मैं बात करता हूं, कि इस 4% नॉलेज जो मैंने आपके साथ शेयर कर पाई है, वो मैंने प्रैक्टिकली उस नॉलेज को ग्राउंड पर, रियलिटी पर लगाकर, देखकर, उस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप पर शेयर की है। बची हुई जो 7% रह गई, उसको मैंने अभी इंप्लीमेंट करके नहीं देखा हुआ है, या उस पर एक्सपेरिमेंट अभी चल रहे हैं। जब मैं बची हुई रिमेनिंग वो 11% आपके साथ शेयर करूंगा, तो उस पर या तो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, या मैं करके उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस आपके साथ जो मैंने 4% नॉलेज जो शेयर की है, ये प्रैक्टिकल, इसका अनुभव जो रहा और इसका प्रैक्टिकल जो रिजल्ट रहा, वो अपने आप में बड़ा शानदार है। आज मुझे अपनी संस्था में किसी सीएसआर ग्रांट या किसी गवर्नमेंट ग्रांट की एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं, और मैं उसको जरूरी नहीं समझता, क्योंकि आई हैव मोर देन 80,000, 89,000 समथिंग, लगभग लगभग 90,000 प्लस डोनर्स हो चुके हैं मेरे पास, जो डेली 1 रुपए का डोनेशन हमें करते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन को। राइट? अगर किसी संस्था के पास रोजाना का 90,000 रुपए आ रहा है, उसे पागल कुत्ते ने थोड़े काटा है कि वो अपना रिकॉर्ड जो है सरकार के सामने रखेगा किसी भी ग्रांट या जो है किसी भी सीएसआर एप्लीकेशन के चक्कर में। वो बचने का प्रयास करेगा कि कहीं इनकम टैक्स की नजर हमारे ऊपर ना आ जाए। राइट? से यस और नो? अगर आपकी संस्था को 50,000 रुपए डेली की ग्रांट मिलने लगे इंडिविजुअल सोर्सेज से, क्या आप तब भी सीएसआर और गवर्नमेंट ग्रांट का इंतजार करेंगे? से यस और नो? 50,000 रुपए डेली मिलने लगे, आप डेली 50,000 की फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो क्या आप सीएसआर और इन सब चीजों के पीछे अपना समय खराब करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं करना चाहेगा। तो ये रिजल्ट, ये इस 4% नॉलेज का ही है जो जितनी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। लेकिन मेरे पास उस 4% नॉलेज का बेटर रिजल्ट है, और आपके साथ भी मैंने वही नॉलेज शेयर की है, लेकिन आपके पास उसका बेटर रिजल्ट क्यों नहीं है? बिकॉज यू डिडंट फॉलो द एपीएल प्रोसेस। एपीएल प्रोसेस इन द सेंस एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब ये एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या होता है, समझिएगा बात को। आप किसी भी किताब को पढ़ रहे हो, किसी भी वीडियो को देखकर ज्ञान ले रहे हो, या एनी सोर्स ऑफ मीडियम आप यूज कर रहे हो ज्ञान लेने के लिए, हम तमाम प्रकार के सोर्सेज यूज करते हैं। हम देखकर, सुनकर, है ना, हम पढ़कर, है ना, तमाम प्रकार से हम लोग जो है ज्ञान अर्जन करते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या कहता है? और अगर आपने उस प्रोसेस को फॉलो कर लिया, मैं गारंटी लेता हूं कम से कम 40% तो आपकी संस्था का जो ग्रेड है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और नहीं तो इंप्लीमेंट करके देख लेना, ज्यादा लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है इस यूट्यूब चैनल की भी, या राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल की भी। कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है, कोई बहुत पुराना नहीं है, या इतना बड़ा, इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है कि आप उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे। 90 दिनों में कवर अप कर जाएंगे हर एक चीज को, अगर आप तरीके से उसको करने लगे तो। एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग ये कहता है आपसे कि आप पहली बार में जिस भी ज्ञान को अर्जन करना चाह रहे हैं, जिस भी ज्ञान को आप लेना चाह रहे हैं, सिर्फ पहले उससे सुने। यानी कि अगर आप किसी बुक से आप नॉलेज ले रहे हैं, तो पहले उसको जनरली रीड आउट करें। ठीक है? आप वीडियो को देख रहे हैं, जनरली उसको देखें। सेकंड स्टेप नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से, मैं आपको साथ साथ जो है लेके चल रहा हूं मेरी स्क्रीन पर, और थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि मैं आपको वहां पर थोड़ा और बेटर तरीके से इसको कंसेप्ट को और क्लियर कर सकूं। आई थिंक सो माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस, थैंक यू। अब समझिएगा मेरी बात को, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एपीएल, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग,
सबसे पहले तो इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि हम यहां पर जो 30 लोग बैठे हुए इन 30 में से किसी भी एक व्यक्ति ने केवल जो है इस सेक्टर की नॉलेज लेकर इस सेक्टर में कदम रखा है। बाकी के हम जितने भी साथी हैं उन्होंने इसकी नॉलेज, इस सेक्टर की नॉलेज ली ही नहीं है। तो आपके लिए सबसे पहले तो ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है कि मुझे वाकई में इस सेक्टर के लिए कुछ भी सीखना पड़े और उसके लिए सोर्स ऑफ नॉलेज कुछ भी हो, मुझे उसे छोड़ना नहीं है, उसमें कोई बहाना होना ही नहीं चाहिए। यानी कि सबसे बड़ी नीड आपकी अगर कोई है तो वो है सीखना, लर्निंग। इट्स इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर आप लर्निंग को इंपॉर्टेंट मान चुके हैं तो एपीएल को फॉलो करना मत भूलिएगा। एपीएल क्या कहता है कि अगर आप किसी वीडियो को देख रहे हैं, किसी कंटेंट को पढ़ रहे हैं, पहली बार में उसे जनरल रीडिंग में लीजिए। जनरल रीडिंग या लिसनिंग, राइट। आप उसे जनरली रीड कीजिए या जनरली आप उसको सुनिए या जनरली उसको आप देखिए, राइट। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, राइट। जनरल रूप से कीजिए। एक बार आपको जैसे हम लाइनें पढ़ते हैं, जनरल रूप से आपको वो लाइनें पढ़ लेनी है, या हम वीडियो देख रहे हैं तो जनरल रूप से एक बार उसको पूरा देख लेना है। छुट्टी। सेकंड, रीडिंग, लिसनिंग या वॉचिंग जो है वो आपकी विद ऑब्जर्वेशन हो। अब आपको क्या करना है, अब उसमें से आपको ऑब्जर्व करना है कि वाकई में उस वीडियो में क्या बताया गया है, उस किताब में क्या लिखा हुआ है, या आप जिस चीज को सुन रहे हैं उसमें क्या बताया जा रहा है, या आप जिस चीज को देख रहे हैं उसमें क्या दिखाने का प्रयास आपको किया जा रहा है। ऑब्जर्व करना है। सेकंड स्टेप हुआ। अब आपने सेकंड स्टेप को फॉलो कर लिया। अब आपको फिर से, आप वीडियो देख रहे थे तो तीसरी बार प्ले करनी है, आप किताब पढ़ रहे थे तो तीसरी बार पढ़ना है, आप किसी चीज को देख रहे थे तो तीसरी बार देखना है, आप किसी चीज को सुन रहे थे तो तीसरी बार सुनना है फिर से। अब क्या करेंगे आप, मेक द नोट्स। अब आपको संबंधित विषय से आपको कंटेंट के नोट्स बना लेने हैं। इसे कंटेंट फाइंडिंग कहा जाता है। आपको अपने कंटेंट को फाइंड करना है कि इसमें क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी हैं, क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं, उसको नोट्स के रूप में नोट डाउन कर लीजिए। अब आता है फोर्थ स्टेप। फिर से आपको वही चीज, यानी कि वो किताब वापस उसके पन्ने पलटने हैं, वापस पढ़ना है उसको। आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको फिर से एक बार देखना है और आपको करनी है मैचिंग। आपके पास उसमें से क्या चीज अवेलेबल है नहीं है, या आपके वो रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, या आप उस चीज को करे, आपने किया है या नहीं किया है, या जिसे हम कहते हैं इंप्लीमेंटेशन। यहां पर एक स्टेप और आ जाता है, इंप्लीमेंटेशन। अगर आपने इतना चीज देख लिया था, समझ लिया था, राइट। अगर आप किसी वीडियो को देख रहे हो उसमें कोई टास्क बताया हुआ, कोई काम करने के लिए आपको प्रेरणा दी गई तो उसको इंप्लीमेंट करके लेके आना है। अगर उसमें कोई चीज समझाई गई है, बताई गई, तो अपने रिसोर्सेज से उसको मैच कर लेना है कि मेरे रिसोर्सेज में ये चीज मैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। आपको कोई गुण बताया गया है तो आपको नोट डाउन करना है, अपने अंदर ऑब्जर्व करना है कि मेरे अंदर या मेरी संस्था के अंदर ये गुण अवेलेबल है या नहीं है, राइट। अगर नहीं है तो उसको आपने परफॉर्म किया, यानी कि इंप्लीमेंट किया, राइट। और उसके बाद एक बार फिर से, यानी कि पांचवी बार आपको फिर से वो वीडियो देखनी है, वो किताब फिर से उठानी है, और आपको आपने जो चीज पूरी करी है, आपकी जो तैयारियां रही हैं, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना बहुत जरूरी होता है।
उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना बहुत जरूरी होता है। ये कहलाते हैं 5 स्टेप्स ऑफ एक्चुअल लर्निंग प्रोसेस। ये होते हैं 5 स्टेप। लेकिन हमारे साथियों को आज तक फुर्सत ही नहीं मिली कि वो एक प्रोसेस को ही कंप्लीट कर लें। ये हमारा दुर्भाग्य है, और शायद उसका रिजल्ट आपके सामने है। आप अपनी संस्था में एक बेटर फंड रेजिंग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपने सोशल कॉजेस के लिए, आपकी सोशल एक्टिविटीज के लिए एक दूसरे का मुंह ताकना पड़ता है, या फिर आपको आप जो है ग्रांट के चक्कर में बार बार ठगी का शिकार होते हैं। आप कंसल्टेंट के पास दौड़ रहे हैं, आप अपनी संस्था को लेकर उतना ज्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट ए पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फंडिंग। आपको वहां से एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फंडिंग अगर नहीं आ रही है, उसकी वजह से आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यकीन मानिए इसके अंदर सारी कमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी। कल जब अपने सेक्टर में अगर आप फेल हो जाएं और अपनी लाइफ में जब कुछ ना बन पाए, तो कभी भी अपने बच्चों को, अपनी संतान को, अपनी आने वाली जनरेशन को यह मत कहिएगा कि मेरे पास उस समय संसाधन की कमी थी, मेरे पास उस समय लिमिटेड सोर्सेस थे, मेरे पास उस समय फलानी दिक्कत थी या पैसों की तंगी थी, मैं इस वजह से ये काम नहीं कर पाया, नहीं तो हमारी लाइफ ऐसी होती। यकीन मानिए आपके साथ आज जो भी समस्या है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंटेलिटी की वजह से है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक कुदरत की बड़ी प्राकृतिक चीज है जो आपको मिली है विरासत में। आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होता जाएगा। आप नेगेटिव सोचेंगे, आपके साथ सब कुछ नेगेटिव होता चलेगा। और लाइफ में इतना तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा आज तक। आप जो है इतना समय हो गया आपको जीवन को जीते हुए, आपने इस लाइफ में बहुत कुछ नया सीखा होगा, और शायद इस चीज को जरूर ऑब्जर्व किया होगा। मैं जो बात आपसे आज कही है वो सही है या गलत, इसका फैसला आप खुद लगा सकते हैं। राइट? मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जल्दी से मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। कि हम जैसा सोचते हैं, हमारी कायनात, ये प्रकृति हमें वैसा ही कुछ दिखाती है। से यस और नो? राइट? क्लियर? मैं इस तथ्य को थोड़ा सा और डीपली लेके जाता हूं। मेरे साथ एक साथी संस्थान जुड़े होंगे, अ, प्रहलाद राम जी। अ, अगर आप अवेलेबल हैं, हैंड रेस कर दीजिएगा आपका। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपकी संस्था का नाम नहीं दिख रहा है, मुझे एक बार आप भी हैंड रेस करके बता दीजिएगा कि मैं जिस नाम को देख रहा हूं वो आप ही हैं या नहीं है। चलिए, प्रहलाद राम जी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। जी, मुझे जनरली सर आपसे कुछ सवाल करने हैं, और मैं बिल्कुल उम्मीद सर। करूंगा कि आप उनका, देखिए, इस क्लास से कोई मतलब नहीं है, और इस यस सर। बात के लिए आपको बिल्कुल जवाब नहीं देना कि नहीं यार यादव सर की बातें मुझे सटीक करनी है, या उनकी बात की मुझे पुष्टि करनी है, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाना है। बिल्कुल भी नहीं। जो सच्चाई हो एक बार वो बताइएगा। क्या आपने अपनी संस्था का ये जो एंटायर आपका एक समय रहा है, आपका जो कार्यकाल रहा है, कभी इतना डोनेशन जो आप अभी आप कर पा रहे हैं, फंड रेजिंग कर पा रहे हैं, कभी पहले की थी? कभी नहीं सर। अचानक ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? आपने जो फंड रेजिंग की, एक्चुअल में उसका कारण आपको क्या लग रहा है कि उसके पीछे कारण क्या है? कारण तो सर यही है कि एक तो हमारे जो धन्वंतरि सोशल केयर फाउंडेशन में हमने जो पब्लिक के लिए रखा है, जो सेवा रखी है, एक तो हम्म, वो है। एक आपकी जो जो शिक्षा है, आपसे जो हम कनेक्शन किया था, उसके बाद एकदम ध्यान से आपकी जो हर बात को हम फॉलो करते हैं। भाई कैसे करना है, क्या करना है, तो हर चीज को मैं हमेशा आपकी विशेष करके बातों को ध्यान में रखते हुए
मैं आगे कदम उठाता हूँ और आगे ऐसी वस्तु को सामने पब्लिक के सामने रखता हूँ कि उनको अच्छा लगे, मतलब इसलिए मतलब वो हमारे जो पॉइंट है वो आपके शिक्षा और आगे का जो हमारा प्लान है, हम दुनिया मतलब पब्लिक को क्या देने वाले हैं, वो उस हिसाब से रखता हूँ। तब थोड़ा मुझे लग रहा है कि मतलब लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और वो एक पारदर्शी। और दूसरी बात है, तीसरी बात है हमारी खुद की रेस्पॉन्डेंस, मतलब हम जो ईमानदारी के साथ लोगों के साथ, अभी मैं लगभग 40-42 साल का हो गया हूँ, तो वो जो मेरा रेस्पॉन्स है, मेरी जो बुद्धि विवेक है, मैं लोगों के साथ कैसे व्यवहार करता हूँ, इनके ऊपर भी सर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है मेरे हिसाब से। मतलब जी प्लेटफॉर्म भी क्लियर होना चाहिए और इंसान भी खुद साफ सुथरा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, और थोड़ी बहुत पीछे के गुरु भी हमारे ताकतवर होना चाहिए। उस हिसाब से मेरे हिसाब से मतलब 2-3 पॉइंट मैचिंग हो रहे हैं मतलब। चलिए जी, मैंने जो 3 पॉइंट आपने जो बताए मैंने उसको ऑब्जर्व किया। सबसे यस सर। पहला पॉइंट जो आपने बताया कि आपने जो सेवाएं रखी हैं समाज के लिए, यानी कि आपका जो टारगेट है वो यस क्लियर है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। यानी कि अगर हमें फंड रेजिंग करनी है तो हमें इस बात को सुनिश्चित कर लेना है कि वाकई में हमें फंड रेजिंग करनी है, फंड रेजिंग होती है, इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए और इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सर? बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है? मैं यस कल और आज का जो टॉपिक है दोनों को साथ साथ लाइजनिंग करवा रहा हूं। कल मैंने आपसे बात की थी संकोच शर्म की। यहां पर पहले पॉइंट से एक चीज क्लियर हो गई है कि अगर आपका ध्येय क्लियर है तो अपने अंदर से संकोच, शर्म, झिझक, सब चीजों को निकाल कर एक दूर कर देना, आप शानदार फंड रेजिंग कर पाओगे, राइट? अब आपने फंड रेजिंग करने की ठान ली है, उसके हिसाब से आपने अपनी सर्विसेज को ऑफर कर दिया जनता को कि भाई हम ये सर्विसेज देंगे, राइट? फंड रेजिंग में होता क्या है? यही होता है ना कि आप जो भी हमें दान दे रहे हैं हम इससे फलाना काम करेंगे, फलाना वर्क करेंगे, हम फलानी सेवा लेकर आएंगे, हम फलानी सेवा करने वाले हैं, या आपके डोनेशन से हम फलानी सेवा को अंजाम देंगे। फंड रेजिंग यही है ना भाई? यस यस सर। चलिए जी, मैंने आपका दूसरा पॉइंट नोट डाउन किया जो आपने कहा सर कि लर्निंग, यानी कि जो मैं आपकी बातें सुनता हूं, आपसे जो सीखा है मैंने उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। तो क्या ये एपीएल लागू नहीं हुआ आपके ऊपर? बिल्कुल सर। एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग लागू हुआ ना? क्योंकि इसका यस पांचवा स्टेप ये कहता है, चौथा स्टेप ये कहता है कि आपने इसको कंडक्ट करके देखा। सभी साथी ध्यान से समझिएगा, आपने जो भी सीखा है इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से या अन्य किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिले, मैं जरूरी नहीं कहता कि ठीक है भाई प्रहलाद राम सेन जी की जो तो बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा पद दे दिया कि आपसे सीख रहे सर, आपकी वजह से हम कामयाब हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, आप किसी से भी सीखेंगे। एक्चुअल में अगर आप एपीएल को लागू कर रहे हैं वहां पर, चाहे वो हमारे सीए राजेश वर्मा हो, चाहे इस सेक्टर के अंदर कोई और अदर इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, इस सेक्टर का, आप उनसे सीखिए, लेकिन इस एपीएल के साथ उसको इंप्लीमेंटेशन में लेकर आइए। आप उसको अगर इंप्लीमेंटेशन में लेकर आएंगे, यकीन मानिए आपको सफलता जरूर मिलेगी, यह तय है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, जो आपने कहा कि सर मेरी मार्केट में एक छवि बनी हुई, यानी कि जिसे हम कहते हैं पब्लिक कनेक्टिविटी, राइट? यस सर। सर पब्लिक कनेक्टिविटी ऐसे ही बन गई क्या? आप अपने शहर के नेता हैं क्या? नहीं ना। आपने जरूर कोई ना कोई सामाजिक काम आप लगातार करते आ रहे होंगे। सर मुझे बता बिल्कुल सर। सकेंगे वो क्या करते हैं आप, आपका एक्चुअल वर्किंग क्या है आपके समाज में? सर मेरा एक तो मेडिकल डिपार्टमेंट है, तो मैं आधी रात को भी कोई भी आता है मेरे पास, तो मैं उनको मतलब कभी ऐसे मना नहीं करता कि भाई मैं उठूंगा नहीं, कि मैं बाहर हूँ। कोई बहानाबाजी ना होते हुए मैं आधी रात को, किसी के पेट दर्द हो, चाहे बिच्छू का मतलब काटना हो, मैं आधी रात को उनके लिए खड़ा रहता हूँ। और कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग यहाँ मेडिकल पे नहीं आ सकते, उनके घर पे जाके सेवा दे देता हूँ। आपका मतलब मेडिकल स्टोर है एक, राइट? हाँ। और ओके। दूसरा है मैं मेरे घर से शुरू किया था, मतलब ऐसे फंडिंग छोटी छोटी, जैसे मतलब हमारे कुटुंब का कोई सामूहिक काम करना है तो वो सब मेरे को ही बोलते थे, आप हमारे बच्चों से लेके पैसे लेके आप ये काम करो, हम आपके साथ हैं सारे काम। तो सारे परिवार मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तो मैंने छोटी छोटी फंडिंग वहां से शुरू किया। फिर थोड़ी गांव के अंदर कोई ऐसा कोई काम है, कोई मंदिर की जागरण वगैरह है, तो इनकी फंडिंग किया। तो उस हिसाब से धीरे धीरे मतलब सब लोगों को मतलब लगा कि भाई बिल्कुल सही है और सही काम हो रहा है।
इसलिए धीरे धीरे मतलब ऐसे छोटे मोटे सामाजिक कार्य भी करता गया मैं, और साथ साथ में मेडिकल सेवा भी देता गया, तो लोगों के बीच में मेरी छवि अच्छी बनी। चलिए, अब ये जो तीसरी बात आपने कही है, जस्टिफाई किया है कि आपकी पब्लिक कनेक्टिविटी जो है वो किसी नेता या आपकी छवि किसी नेता की नहीं है, लोग आपसे कनेक्टेड हैं। इसके पीछे का जो कारण आपने बताया वो थी लोकल सेवाएं जो आपने निस्वार्थ भाव से लोगों को दी, कंटिन्यूड सर्विसेज जो आपने लगातार करी। अगर आप बीच में मेडिकल सेवाएं बंद कर देते, लोग आपका यकीन करते क्या सर? नहीं नहीं सर। है ना? यानी कि लोकल सेवाएं जितनी भी आपकी हैं, आप अपने लोकल के अंदर अपने अपना जो लोकल क्षेत्र होता है उसके अंदर आप जो भी सोशल सर्विसेज कर रहे हो उनको कंटिन्यू रखिए। पहली चीज बिल्कुल। इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप जो भी अपनी सोशल सर्विसेज लोकल रूप से आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर अपना एक फंडरेजिंग रिकॉर्ड बनाइए, ट्रैक रिकॉर्ड। जैसे सर ने अभी कहा कि मैंने छोटे छोटे कामों से फंडरेजिंग स्टार्ट की, यानी कि जैसे कभी माता, जैसे आपके लोकल एरिया में होता है भाई आज देवी पूजन है, आपने छोटा सा ऑर्गेनाइज किया, उसमें लोगों से चंदा इकट्ठा किया, उस काम को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर दिया। मान लीजिए गांव में कोई किसी प्रकार का कोई सामाजिक कार्यक्रम है, उसके लिए छोटी फंड रेजिंग हुई। यानी कि आपका एक ट्रैक बनाना बहुत जरूरी होता है। नोट यस डाउन सर। कर लीजिए सभी लोग। छोटी फंड रेजिंग से हमेशा स्टार्ट कीजिए। मैंने देखा है और तमाम बार ऑब्जर्व किया है, रिसेंटली आप लोगों को याद होगा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने फंड रेजिंग पोर्टल लॉन्च किया था, नेशनल एनजीओ फेडरेशन .in, राइट? अब वहां पर हमारी संस्थाओं ने ताबड़तोड़ जो है अपने फंड रेजिंग कैंप लगाए, लेकिन वहां पर आप अभी भी देखेंगे काफी सारे फंड रेजिंग कैंप्स ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे जो है कैंपेन्स लगे हुए हैं जहां पर एक चवन्नी नहीं आई हुई है। क्यों नहीं आई हुई? कारण क्या है? और ऐसे तमाम लोग हैं मेरे साथ यहां मौजूद जो इस बात से एडमायर करते होंगे कि सर हमने फंडरेजिंग पोर्टल सारे यूज करके देखे हैं, कीटो, मिलाप, अरेरा वगैरह सब, लेकिन फंडरेजिंग नहीं होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपकी लोकल प्रेजेंस कहीं ना कहीं आपके रिकॉर्ड से गायब है, पहली चीज। क्योंकि वो रिकॉर्ड कागजों में नहीं, ग्राउंड पर दिखना अनिवार्य होता है अगर फंडरेजिंग करनी है तो। कागजों में इंपॉर्टेंट होता है ग्रांट एप्लीकेशन के लिए, हम बात कर रहे हैं फंड रेजिंग की, हम ग्रांट एप्लीकेशन की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी? फंड रेजिंग की। तो आपकी ग्राउंड प्रेजेंस जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है अगर आपको फंड रेजिंग करनी है तो नोट डाउन कर लीजिए कि ग्राउंड पर हमारी प्रेजेंस, यानी कि हमारे लोकल क्षेत्र में हमारी संस्था की एक्टिविटीज डे पर डे कंटिन्यू रूप से होनी चाहिए, चाहे एक सर्विस दो लेकिन रोज दो। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको बनाना होता है। छोटे छोटे कामों से शुरुआत कीजिए। हमारी संस्थाओं ने क्या किया, वहां पर लाखों रुपए के कैंपेन लगा दिए, किसी ने 5 लाख का, किसी ने 10 लाख का, किसी ने 50 लाख का, किसी ने 1 करोड़ का। लोग आपका भरोसा नहीं करेंगे। छोटे छोटे कामों से शुरू कीजिए। मैंने कई बार बताया है, इस सेक्टर के अंदर जब मैंने शुरुआत की, आप यकीन करेंगे कि मुझे भी मेरे ही किसी गुरु ने मुझे बताया कि इस सेक्टर के अंदर अगर बेटा शुरुआत करनी है ना तो छोटे छोटे कामों से करना। मैं क्या गुरु जी कैसे काम? तो उन्होंने मुझे बताया कि आप छोटी एक्टिविटीज को परफॉर्म करो। आप किसी बच्चे की हेल्प कर दो, आप किसी गरीब को कुछ खिला दो, आप गरीब बच्चों में कुछ बांट दो, ठीक है, इस प्रकार की एक्टिविटी करना। मैं क्या ये तो छोटे छोटे काम है, मैं खुद कर लूंगा। बोले खुद करनी थी तो फिर संस्था क्यों बनाई? खुद नहीं करना है, थोड़ा इन्वेस्ट खुद करना है, बाकी का पब्लिक से अपील करनी है। उन्होंने मुझे जो आइडिया दिया, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, उस आइडिया को मैंने किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया, आखिर वो आइडिया क्या था, थोड़ा सा हो सकता है उस एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। मैं इसलिए एक एग्जाम्पल रखना चाहूंगा, अगर आप लोग परमिट करें तो एक स्टोरी टेलिंग मैं आपके सामने करना चाहूंगा, एक कहानी बताना चाहूंगा जो मेरे साथ घटी है, मैंने जिस चीज को परफॉर्म किया है, जहां से मैंने एक बेस पकड़ा फंडरेजिंग का। अगर आप लोग अलाउ करेंगे, से वाई इन द चैट बॉक्स, अगर आप यस करके मुझे परमिशन दे रहे हैं तो, एंड से एन या नो इन द चैट बॉक्स अगर आप मुझे परमिट नहीं कर रहे हैं तो। से वाई इन द चैट बॉक्स या यस इन द चैट बॉक्स या नो इन द चैट बॉक्स, जिससे कि मुझे पता लग सके आप मुझे परमिट करेंगे या नहीं करेंगे।
थैंक यू फॉर योर परमिशन। ऑलमोस्ट सभी के जवाब यस हैं। मुझे जिन भी मेरे साथी ने, जितने भी मेरे सज्जन है, जिस भी मेरे गुरु ने मुझे ये जो सलाह दी, मैंने तुरंत उसको इंप्लीमेंट करके देखा। मैं एक लोकल क्षेत्र में गया, जो दिल्ली के अंदर एक जगह है फेमस, पीरागढ़ी। तो मुझे आइडिया दिया था कि भाई एक काम कर, गरीब बच्चों को कुछ खिला के बांट के आ जा, और फिर अपनी फंड रेजिंग अपील करियो। तो मैं गया। पीरागढ़ी का जो चौक है, दिल्ली से कुछ लोग अगर यहाँ ताल्लुकात रखते हो या कभी आए गए हो, उनको पता होगा उस क्षेत्र के बारे में। वहां पर मांगने वाले बच्चे या कुछ सामान बेचने वाले बच्चे काफी होते हैं, काफी मिल जाते हैं आपको। तो उस क्षेत्र में गया, मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैं बेटा आजा, आइसक्रीम खिलाऊंगा आपको। तो जैसे ही वो आइसक्रीम लेके गया, दो बच्चे और आ गए, अंकल हमें भी दिलवा दो। मैं कहा बेटा एक काम करो, जितने हैं ना बाकी सबको ही बुला लाओ, मैं सबको दिलवाऊंगा। और एक बंदा मेरे साथ इन सारे मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा था। वो मेरा पहला सोशल वर्क था इस सेक्टर के लिए, प्रोफेशनल जिसे हम कहते हैं ना। देखिए, सोशल सर्विस आज से नहीं कर रहा, बहुत जमाना हो गया। मैंने बहुत कुछ चीजें बांटी हैं अपनी लाइफ में से। अपने जीवन का बहुत बड़ा अंश मैंने बांटा है, ठीक है। चाहे वो खुद के रूप में कह लीजिए, मैंने अपने समय के रूप में भी, या खुद को भी मैंने कई बार औरों के लिए निछावर किया है। सामाजिक सेवाएं करता रहा हूं, कभी किसी आश्रम में, कभी किसी गुरु की सेवा में। लेकिन जब एक एक रजिस्टर्ड प्रारूप में हम आते हैं, एक संस्था खुलने की बात बता रहा हूं मैं आपको 2018 के आसपास की। क्योंकि दिसंबर 2018 में मैंने फाइल पकड़ाई थी अपनी, इस माधव जलकरण फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन की फाइल। और 11 जनवरी 2019 को ये रजिस्ट्रेशन होकर आया था। और ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं, ये 10 दिसंबर 2018 से लेकर और 11 जनवरी 2019 के बीच की, यानी कि एक महीने के अंतराल की ये कहानी है। कि भाई अब सोशल वर्किंग मैं शुरू कर दूं, तो मेरे सीए साहब ने कहा बिल्कुल नाम आपका आ गया, माधव जनकल्याण फाउंडेशन, और आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा पंपलेट पर्चे या कुछ लेके जाना है, छोटी छोटी सोशल एक्टिविटी स्टार्ट करो। तो जिन्होंने मुझे सलाह दी, मेरे गुरु ने मुझे सलाह दी, तो मैंने उस सलाह के ऊपर इंप्लीमेंट किया। मैं लोकल क्षेत्र में गया, मैंने उन बच्चों को कहा कि भाई एक काम करो, और दो चार बच्चे जो भी आपके साथ हो उनको बुला लाइए। वो बच्चे अपने साथियों को बुलाकर लेकर आए, 5 7 10 बच्चे, 15 बच्चे जो भी थे वहां पर। सबको मैंने एक एक आइसक्रीम वहां से, जो आइसक्रीम जो ठेले वाला था उससे दिलवा दी। और हमने उस पूरे मूवमेंट को जो है रिकॉर्ड कर लिया। वो मेरा पहला प्रयास था। उल्टी सीधी, अच्छी बुरी, पिक्सल क्लियर नहीं है या फोटो टेढ़ी बनी हो या वीडियो सीधी बनी हो, कुछ से कोई मतलब नहीं। नॉर्मल रूप से जो हम और आप एक, जैसे मैं भी आपकी तरह हूं, मैं भी एक इंसान हूं, तो गलतियां मुझसे भी हुई होंगी। तो अच्छी या बुरी जैसी भी थी, मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की, मेरे गुरु के पास लेके गया। उन्होंने बताया कि अब एक काम कर, इस सोशल वर्क को तूने जो कंडक्ट किया, जिस भावना के साथ कंडक्ट किया, अपना एक मैसेज ड्राइव कर, यानी कि 3 मिनट के अंदर अंदर आपका एक मैसेज होना चाहिए। तो मैंने वो मैसेज ड्राइव किया कि भाई हम अपने बच्चों पे हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको चीज दिलाने वाला कोई नहीं है। क्यों ना चाहे एक दिन के लिए हम किसी का अभिभावक बनने का प्रयास करें। ये मेरा उस दिन समय का एक छोटा सा मैसेज था जो मैंने रिकॉर्ड किया था। तो जो चीजें हैं, मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं। तो मैंने वो मैसेज ड्राइव किया कि हम अपने बच्चों को उनके खाने पीने की चीज या आइसक्रीम या ऐसी कोई भी चीज, उनकी डिमांड हम पूरी करते रहते हैं, क्योंकि हम उनके अभिभावक हैं और हम समर्थ हैं अपने बच्चों को चीज दिलाने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माता पिता का सामर्थ्य नहीं है या उनके माता पिता नहीं हैं। तो कृपया करके कभी अपने जीवन में जब भी मौका लगे, किसी बच्चे का या किसी किन्हीं बच्चों के अभिभावक बनने का प्रयास कीजिएगा। हमारी इस कड़ी में संस्था का एक छोटा सा प्रयास, इतना सा मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसके बाद वो जो बच्चों के साथ जो हमने जो एक्टिविटी की, उसकी मैंने वीडियो लगा दी। और उसके बाद एक वीडियो और रिकॉर्ड की, जो कि 1 से 1.5 मिनट की रहती है, डोनेशन अपील की, यानी कि फर्दर अपील जो हम करते हैं। और उसमें मैंने अपील की, मैं चाहता हूं कि इन बच्चों को मैं मैकडॉल में ले जाकर बर्गर खिलाऊं, और मुझे इस काम में आपका सहयोग चाहिए। इतना सा एक मैसेज। और उसके साथ उस समय तो क्योंकि अकाउंट संस्था का नहीं आया था, मेरा पर्सनल नंबर था, तो मैंने अपने पर्सनल नंबर का जो गूगल पे, फोन पे या जो पेटीएम वगैरह जो चलते हैं, ऑनलाइन जो माध्यम होता है, उसकी मैंने वहां पर अपील डाल दी। आप यकीन करेंगे, उस वीडियो के माध्यम से लगभग 2300 कुछ रुपए का डोनेशन मेरे पास आया। उस वीडियो को मैंने तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह, उस पर मैंने उसको प्ले किया, उसको डाला। उससे मुझे 2300 रुपए की फंड रेजिंग हुई।
मैं एक रियलिटी चीज बता रहा हूँ आपको, 2100 या 2300 अमाउंट डिफर हो सकता है, लेकिन जो चीज है वो एक्चुअल बता रहा हूँ मैं आपको। 2100 2300 रुपए की कुछ मुझे जो है फंड रेजिंग हुई। और मैंने जैसा कि वादा किया था कि मैं इनको नेक्स्ट संडे को लेकर जाऊंगा, तो नेक्स्ट संडे का जो मैंने टारगेट दिया था, उस टारगेट पर मैं उन बच्चों को लेकर गया। वहां गया, मैंने बच्चों को कलेक्ट किया, रिक्शे वाले से बात की, जो ऑटो रिक्शा वाला होता है, तो पास में एक मैगडी का शॉप थी, तो वहां तक ले जाने के लिए उसने कहा, बोला बाबूजी 200 रुपये लगेंगे। मैं कहा ठीक है भाई। तो हम लेके गए। तो बोले जी कहाँ लेके जा रहे हो? मैं कहा बच्चों को कुछ खिलाना था। बोले सर एक काम करना, आप किराया मत दो। तो वो जो पर्सन है वो हम बच्चों को वहां पर जो है ड्रॉप करके खड़ा हो गया। हालांकि वो जाने के लिए कह गया था हमसे कि मैं सर बाबूजी मैंने आपको छोड़ दिया है, पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं जा रहा हूँ। वो बात की बात है कि हम जब वापसी निकले तो वहीं खड़ा मिला हमें, और उसने हमें रीड्रॉप भी किया, यानी कि हमें वापसी भी हमारे गंतव्य तक छोड़ा, और उसमें भी पैसे नहीं लिए। लेकिन वो बात का पार्ट है। तो हम जब अंदर गए तो मैकडॉल वालों ने आपत्ति दर्ज की कि भाई ऐसे आप बच्चों को लेकर अंदर नहीं आ सकते। फिर हमने उनके मैनेजर से बात की। हम जो भी दो तीन लोग थे, कैमरामैन हमारे साथ था, एक महिला हमारे साथ थी। और जब हम इस चीज के लिए प्रयास करने लगे तो कुछ सज्जन जो वहां बैठे थे या जो हमें सुन रहे थे, यानी बच्चों को देखकर जो इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने अपील की, और उन्हें मजबूरन हमें वहां पर टेबल देनी पड़ी, जगह देनी पड़ी। तो मैं बच्चों को लेकर वहां बैठा। और आप सबको पता होगा, शायद अंदाजा हो, उस समय लगभग 40 या कुछ रुपए का बर्गर जो है, 20 या 40, 20 या 25 रुपए या 40 रुपए कुछ का बर्गर था वहां मैकडॉल के अंदर। तो हमने उसको ऑर्डर करना था। तो जब वो बहस जो हुई, उस बहस में काफी लोगों ने हमें सुना कि भाई ये संस्था वाले लोग हैं, बच्चों को ट्रीट करने के लिए यहां पर लेकर आए। तो उस समय देखिए, कहते हैं ना कि जब आप एक कार्य को अच्छी भावना से कर रहे हो तो आपको पूरी कायनात हेल्प करती है। तो वहां पर कोई कपल था, शायद उनकी एनिवर्सरी रही हो या जो भी उनका एक स्पेशल इवेंट रहा हो, वो कपल वहां मौजूद था। तो जैसे ही हमने कहा भी बर्गर लेके आने हैं, तो जो वेटर था या जो लेने वाला लाने वाला जो व्यक्ति था, वो कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आया, बर्गर भी लेकर आया। मैं कहा भाई कोल्ड ड्रिंक तो हमने कहा नहीं था। कि नहीं साहब, वो उन साहब ने ना ये बर्गर और इसका सारा ऑर्डर उन्होंने किया है, पेमेंट उन्होंने करी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं उनके पास गया, हमारी पूरी टीम ने, हमने बच्चों ने उनको थैंक यू कहा, हमने वो मूवमेंट भी रिकॉर्ड किया। राइट। अब बच्चों ने, हमने वादा किया था अपने डोनर से कि हम उनको एक पिज्जा या जो भी हमने उस समय वादा किया था हम वो खिलाएंगे, सॉरी जो बर्गर है वो खिलाएंगे। लेकिन हमने फंडरेजिंग जो की उसके हिसाब से हमने उनको जो है पिज्जा बर्गर भी खिला दिया, और जो है हमने उसको कोल्ड ड्रिंक भी हमने खिला दी बच्चों को, पिला दी बच्चों को। अब यहां तक मेरा 1 रुपया भी वहां पर खर्च नहीं हुआ, क्योंकि सॉरी, सब कुछ जो है वहां ऑटोमेटिकली हुआ। और उसके बाद जब हम वहां से बच्चे खुशी खुशी वापसी निकले हम बाहर, तो वो रिक्शा वाला भैया वापस वहीं खड़ा था। बोले बाबूजी निकल आए, फ्री हो गए? मैं चलो मैं छोड़ देता हूं आप लोगों को। तो उन्होंने हमें वहां छोड़ भी दिया। मैंने उनको पैसे देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मोनी साहब आप अच्छा काम कर रहे हो, मेरा कौन सा 10 20 रुपए की गैस जली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा छोटा सा। तो बड़ा अच्छा लगा, मैं वापस आया मेरे गुरु के पास, मैंने उनको बताया, मैं गुरु जी ऐसी ऐसी बात है, और ये 2200 रुपये आए हैं, लेकिन इसमें से खर्च एक भी नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मैं वहां गया और ऐसे ऐसे सारा काम हो गया। बोले कोई दिक्कत नहीं। अब तू अपने डोनर्स तक ये रिस्पॉन्स पहुंचा कि आपके पैसों से हमने ये काम करवा दिया है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की कि आप सब लोगों ने जो सहयोग किया, देखिए किसी ने 50 डोनेट किया होगा, किसी ने 100 डोनेट किया होगा, उसके लिए वो 50 डोनेट किया उसने, किसी ने 100 डोनेट किया उसके लिए वो 100 रुपए ही थे। लेकिन हमने 100 रुपए में 15 बच्चों को बर्गर खिला दिए और कोल्ड ड्रिंक पिला दी, वो उसके लिए पर्याप्त, उसको पता लगा कि हमने उसका पैसा सही जगह यूटिलाइज किया। किसी ने 600 रुपए भी डोनेट किए थे। जैसे मान लीजिए 40 रुपए एक बर्गर है, तो किसी ने अंदाजा लगाकर 15 चौक 60, और मतलब जो हमारी भीड़ थी उस वीडियो की उसके हिसाब से 600 भी किए थे। तो इस प्रकार से 2200 कुछ का डोनेशन था। तो उन डोनर्स को टैग करते हुए हमने वो सेकंड वीडियो रिलीज कर दी कि आप सभी के हम सहयोग से ये काम कर पाए, और जल्दी हम और कुछ नया क्या करें या हम और नया क्या कर सकते हैं उसकी हमें सलाह दे। देखिए, हमने जब डोनेशन अपील करनी थी तो हमने उसकी जरूरत को बताया कि ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मां बाप उनको चीज नहीं दिलवा पाते, और एक डोनेशन अपील कर दी। जब हमने उस काम को कंडक्ट कर दिया, तो कंडक्ट करने के बाद हमने डोनेशन अपील नहीं बनाई, उसके बाद हमने क्या बनाया, एक थैंक यू मैसेज। और उसकी वजह से क्या प्रभाव आया सोसाइटी में, यानी कि उन बच्चों के चेहरे की स्माइल वो दिखाई। और उनसे हमने लास्ट में क्या कर रहे थे, हम लास्ट में हम डोनेशन अपील लगाते वहां पर हमने क्या लगाया,
एक फीडबैक अपील कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, या हम आगे और नया क्या कर सकते हैं, ऐसा हमें सुझाव दें। और हमने वो सेकंड वीडियो लॉन्च कर दी। आप यकीन करेंगे, प्रोग्राम तो एक ही था, सिर्फ उसको कंडक्ट करने के लिए हमें दो पहलू से गुजरना पड़ा। पहले बच्चों को आइसक्रीम खिलानी पड़ी, फिर एक हफ्ते बाद उनको बर्गर खिलाना पड़ा, और उनको जो है हमें उनकी वीडियोस हमें ड्राइव करनी पड़ी। लेकिन उस वीडियो से 4700 रुपए का डोनेशन फिर से आ गया। 4700 रुपए का डोनेशन आया, और लगभग 5 से 7 अपील आई कि आप इन बच्चों को स्कूल से कनेक्ट करवा दीजिए, आप इन बच्चों को किसी दिन इनके साथ आप जन्मदिन मनाइए, या इन बच्चों में से किसी का जन्मदिन मनाइए, वटेवर। काफी सारी रिक्वेस्ट थी। मैंने अपने गुरुजी को बताया, मैं गुरुजी ऐसी सी बात है, 6500 रुपए आ गए, और क्या करूं। बोले ये जो तूने शुरुआत की थी पहले दिन, कितना इन्वेस्ट किया था? मैं कहा गुरुजी लगभग 170 रुपए, क्योंकि 17 बच्चे थे, आइसक्रीम दिलाई थी, तो 170 रुपए लगे थे। बोले ये 170 रुपए का परिणाम आया तेरे पास, और वो लगभग अमाउंट जो 7000 कुछ के आसपास था, क्योंकि 2400 या 2200 या 2100 हम पहले कलेक्ट कर चुके थे। 4700 कुछ यहां से आया था, और मुझे अंदाजा है लगभग कि 7-1000 के आसपास का अमाउंट था वो। तो हमारा वो 170 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी, वो 7100 प्लस में बन चुकी थी, यानी कि 10 गुना से ज्यादा हो चुकी थी, है ना। कई गुना ज्यादा हो चुकी थी, 10 गुना मैं गलत कह रहा हूं, कई गुना ज्यादा हो चुकी थी। 170 रुपए के हिसाब से देखा जाए अगर 7000 रुपए, तो कई गुना थी। तो गुरुजी ने मुझे कहा ये जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट मैंने तुझे करने के लिए कहा है, अब तू ऐसे एक्सपेरिमेंट कितने कर सकता है। अगर किसी बच्चे को स्कूल बैग दिलवाना है, किसी बच्चे के साथ किसी बच्चे का जन्मदिन मनाना है, इन बच्चों को दोबारा कोई खाना खिलाने या कोई ऐसी पार्टी करवानी है, इन बच्चों को कहीं किसी प्लेस में घुमाने फिराने या मार्केटिंग कराने के लिए लेके जाना है, इन बच्चों को दिल्ली के मार्केट में से एक बार कपड़े दिलवाने हैं, इन बच्चों को एक बार खिलौने देने हैं, या इन बच्चों के साथ कुछ और चीज बांटनी है, तू तमाम कार्य कर सकता है इस छोटी सी एक्टिविटी से, इस छोटे से कलेक्शन से जो तेरे पास इकट्ठा हुआ है। और सोच, अगर एक एक्टिविटी का रिजल्ट 7000 है, तो तेरी उन एक्टिविटीज का रिजल्ट कितना होगा। क्योंकि अब मैं जब 170 रुपए में एक एक्टिविटी कर सकता हूं, तो आप यकीन मानिए कि मैं 7000 रुपए में कितनी एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकता हूं। कुछ गया यहां पर? से यस और नो। यहां तक कुछ पहुंचा? से यस और नो। अगर आपको वाकई में फंड रेजिंग करनी है, तो मैंने उदाहरण के रूप में आपको एक काम बता दिया, आपको एक टास्क बता दिया है। आज मैंने आपको एक काम बता दिया, एक टास्क बता दिया, कल इंप्लीमेंट कर लेना। से डन अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे इसको कल, तो से डन इन द चैट बॉक्स अगर आप इसको कल इंप्लीमेंट करने वाले हैं तो। मेरी शुरुआत इसी टास्क से हुई। मैंने इसलिए आज वो तरीका आपको बता दिया, कहां से मेरी शुरुआत हुई। एक छोटी सी एक्टिविटी का रिजल्ट 7000 था। उसके बाद तो तमाम उदाहरण हैं। एक बार आप आगे कदम तो बढ़ाइए, फिर देखिए लोग सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे। शुरुआत कहां से हुई? एक छोटी फंड रेजिंग से, है ना। मैंने भी 2100-2200 रुपए की फंड रेजिंग की। अगर मैं एक साथ ही 1 लाख 2 लाख की फंड रेजिंग करने के लिए बैठ जाता या अपील डाल देता, क्या मुझे लोग डोनेशन देते? ऐसा नहीं है कि मेरे पास जरूरत नहीं थी, जरूरत हो सकती थी। हो सकता है मेरे पास कोई बहन बेटी आ जाती जो कहती जी मुझे शादी में हेल्प चाहिए, 50,000 रुपए हेल्प करवा दो सर, मैं उसका भी कैंपेन डाल सकता था। लेकिन लोग मुझे हेल्प नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एकदम इतने बड़े अमाउंट के लिए आपका कोई यकीन नहीं करेगा। वहां पर लोगों ने मुझे छोटे अमाउंट के लिए मेरा यकीन किया कि यार ये बंदा आज आइसक्रीम खिला के आया, एक बर्गर की हेल्प मांग रहा है आपसे, तो हमने खाया तो कोई बात नहीं, एक बर्गर की हेल्प इसको पहुंचा देते हैं। किसी ने 40 रुपए डोनेट किए, किसी के क्षेत्र में 10 रुपए का बर्गर मिलता है तो 10 रुपए किसी ने डोनेट किए, किसी के यहाँ क्षेत्र में 80 रुपए का मिलता है उसने 80 रुपए डोनेट किए, है ना। किसी को लगा कि मेरे यहाँ 15 रुपए का बर्गर है, इसके पास 15 बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से 225 रुपए डोनेट कर दिए। किसी को लगा कि मेरे मेरे यहां पर बर्गर 40 रुपए है, लगभग 15 बच्चे भीड़ में दिखाई दे रहे, किसी ने 600 रुपए डोनेट कर दिए, है ना। शुरुआत हमेशा छोटे पायदान से कीजिए, और अगर आपने छोटे पायदान से शुरुआत कर ली, यकीन मानिए आपकी जर्नी बहुत फिर लंबी जाएगी। अब यहां पर मैंने बात की थी, आ जाते हैं स्टोरी टेलिंग से बाहर, आ जाते हैं स्टोरी टेलिंग से बाहर।
मैंने आपसे कहा था कि आपको अपने अंदर से दो चीजें निकालनी है, शर्म और संकोच। इसके अलावा आज का जो टॉपिक था कि संदेह भी निकाल कर बाहर फेंकना है। भाई संदेह क्या, मेरे तमाम साथी ये कहते हैं, मैंने ये संदेह सुना है आप लोगों से, मुंह से, आप लोगों के मुखारविंद से, कि सर हमारे यहां तो लोग डोनेशन देते ही नहीं। मैं बिहार में रहता हूं, यहां लोग डोनेशन नहीं देते। कोई कहता जी मैं राजस्थान का हूं, यहां तो डोनेशन नहीं देते। कोई कहता जी मैं फलाने क्षेत्र के अंदर फलाने गांव से बिलोंग करता हूं, यहां तो कोई डोनेशन नहीं देता। राइट। एक्चुअल में आपको बताऊं तो डोनेशन हर जगह हर कोई देता है। हमें सिर्फ डोनेशन लेना आना चाहिए। और मैं आज अपनी इस बात को जो है मैं जस्टिफाई भी करूंगा साथ साथ। अपनी स्क्रीन के माध्यम से जब हम बात करते हैं फंड रेजिंग की, तो सबसे पहले देखिए, जब तक आप अपने लोकल को ऑब्जर्व नहीं करोगे, ध्यान रखिएगा। हालांकि आज जो मैं बात आपसे करने वाला हूं, मैं आज जिस बात को आपको बताने वाला हूं, इस बात में मैंने इंडिया प्लस अब्रॉड तमाम जगहों के मैंने उदाहरण यहां पर लिए हैं। लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी भी हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जिस देश के अंदर आप रहते हैं वाकई में वहां पर फंड रेजिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो फंड रेजिंग का जो यहां पर ताना बाना है, वो एक्चुअल में है कितना बड़ा। आपका जो फंड रेजिंग क्षेत्र है वो कितना कैपेबल है। अगर आपको इस बात का अंदाजा हो गया तो यकीन मानिए फिर आपके अंदर ये जो मैंने कहा ना, संकोच नहीं होना चाहिए। यकीनन मानिए आपके मन से वो जो संकोच है वो भी गायब हो जाएगा। वो संकोच भी मैं गायब कर दूंगा आपके मन से। राइट। मैं आपके मन से उस संकोच को भी गायब कर दूंगा। चलिए बात करते हैं। हमारी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा फंड रेजिंग, द अल्टीमेट गाइड टू फंड रेजिंग, बेसिक ऑफ बिगिनर्स। आज आप एक बिगिनर के रूप में, एक शुरुआती व्यक्ति के रूप में इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो सेक्टर है फंड रेजिंग का, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। और शायद इस सेक्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए ही मैंने इस क्लास को ऑर्गेनाइज किया। इस 11 दिनों की स्पेशल ट्रेनिंग का हमने सहारा लिया। इन 11 दिनों में आज, जैसा कि हमने कल के डेट को हम गिन नहीं रहे हैं, तो आज हमारा डे 1 है, जहां पर हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ लोकल फंड रेजिंग की, कि लोकल फंड रेजिंग के हमारे बेसिक्स क्या होते हैं। इसके अंदर अब कुछ लोगों ने उस समय वो जो टॉपिक देखे थे, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, समझ गए आप मैं किन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं? है जो आपके पोस्टर पर थे, जिसे देखकर आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वहां पर 11 दिनों के 11 टॉपिक दिए हुए थे। लेकिन जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को अच्छे तरीके से जानते हैं, जो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्हें पता होता है कि वहां हेडिंग एक मिलेगी लेकिन अंदर कंटेंट बहुत सारे मिलेंगे। सिखाया एक चीज जाने के लिए इनवाइट किया जाता है कि हम फलानी चीज सिखाने वाले हैं, लेकिन एडिशनल ज्ञान बहुत सारा दिया जाता है। तो आपके इस बेसिक्स ऑफ लोकल फंड रेजिंग का जो मैंने आज का जो चैप्टर लिया था, आज का जो टॉपिक लिया था, उसके अंदर 5 टॉपिक हैं। पहला इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का कि बेसिक्स ऑफ लोकल फंड रेजिंग क्या है। इस टॉपिक को सीखकर, इसे समझकर, इसे जानकर आपको क्या मिलने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज की क्लास से। वाई रेज फंड्स एंड मोबिलाइज सपोर्ट लोकली, हमें लोकल रूप से फंड रेज क्यों करना चाहिए, क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है, और जो लोकल सपोर्ट है उनको मोबिलाइज करने की आवश्यकता क्यों रहनी चाहिए हमारे अंदर, या हमें उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। हम इस बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे कि वाकई में फंड रेजिंग है क्या, व्हाट इज फंड रेजिंग। और हम बात करेंगे डाइवर्सिफाई सोर्सेज ऑफ इनकम की, कि हमें हमारे जो सोर्स ऑफ इनकम है उनको डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता क्यों है। सोर्स ऑफ इनकम समझते हैं आप, सोर्स ऑफ फंड रेजिंग, राइट। और बात करेंगे कुछ स्टोरी ऑफ चेंज की, जो कि हम लगातार हर एक टॉपिक के साथ लेके चलेंगे। जैसे हमने एक स्टोरी ऑफ चेंज आज हमने ली धनवंतरी सोशल केयर फाउंडेशन की, एक और हमने स्टोरी ऑफ चेंज लिया माधव जन कल्याण फाउंडेशन का। ऐसी तमाम स्टोरीज मैं लगातार आपके इस पूरे सीरीज में
आपके साथ शेयर करता रहूंगा, जिससे कि हम एक LBF पद्धति के साथ इस कंसेप्ट को बहुत आसानी से समझ पाए। मेरे जो LBF कहने का मतलब था लर्न बाय फन, है ना। तकनीक कैसी लगी आपको? आज भी मैंने इस तकनीक का यूज किया, लर्न बाय फन का, कि हम कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज, कुछ कहानियां, कुछ किस्से, उनके साथ आपको कुछ नया सिखाने का जब प्रयास करते हैं, तो एक उमंग, एक एनर्जी, एक अलग ही डेडिकेशन हमारा उस पर्टिकुलर काम के प्रति ऑटोमेटिकली जो है वो जग जाता है। और शायद हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से फिर इंप्लीमेंट कर पाते हैं, या उस काम को हम दोहरा पाते हैं, हम उस चीज को बेहतरीन सीख पाते हैं, रादर देन द अदर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग और टीचिंग। अदर जो हमारे मेथड होते हैं लर्निंग और टीचिंग के, उससे ज्यादा शायद मुझे लगा कि ये कंसेप्ट आपके लिए बेटर रहेगा, जहां हम स्टोरी टेलिंग्स के माध्यम से आपको जो है इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे कोर्स को एंजॉयमेंट दे हम आपको। तो मुझे एक शब्द के अंदर बताइएगा जल्दी से कि ये जो प्रोसेस है स्टोरी टेलिंग का, वो आपको कैसा लगा। क्योंकि अब मैं आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर इसी कंसेप्ट को साथ साथ यूज करता जाऊंगा। हम हर एक पद्धति की, हर एक कंसेप्ट पर, हर एक मोड पर कुछ ना कुछ एडिशनल स्टोरी टेलिंग और बाकी चीजों के माध्यम से आप लोगों को जो है और ज्यादा मोटिवेट करने का प्रयास किए करेंगे, जिससे कि आप भी अपने संस्था के अंदर, अच्छा ध्यान रखिएगा, स्टोरी टेलिंग इज नॉट ए फेक, मतलब ये कोई मनगढ़ंत कहानियां और ये सब नहीं है। ये जेन्युइन पार्ट ऑफ लाइफ है जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, राइट। तो हम पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। दिस मॉड्यूल, ये जो मॉड्यूल है वो हमें सिखाता है वाई लोकल फंड रेजिंग इज इंपॉर्टेंट। एक संस्था के लिए लोकल फंड रेजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, और हमें मौका मिलेगा इस पूरे चैप्टर से, आज के इस टॉपिक से, कि हमारी करंट पोजीशन वाकई में है क्या। हम एक क्विक स्कैन ले सकते हैं अपने आप का। तो आज शायद आपने अपना क्विक स्कैन किया या नहीं किया। आज एक क्विक स्कैन आपका हुआ कि नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि आपके पास नॉलेज की कमी है, क्योंकि आप इस लाइन में बिना क्वालिफिकेशन के आ गए। मैंने आपको बताया कि आप भले ही लर्निंग प्रोसेस में मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन आप एक अच्छे तरीके को यूज नहीं करें, यानी कि आप सही तरीके से सीख ही नहीं रहे। जब सही तरीके से सीख नहीं रहे तो इंप्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग APL पता ही नहीं था। आपने APL का यूज ही नहीं किया आज तक। स्कैन करने का मौका मिला ना अपने आप को। से यस और नो, से यस और नो। आज अपने आप को स्कैन करने का मौका मिला कि यार मैं इस संस्था में आ तो गया हूं, इस संस्था के सेक्टर में आते गया हूं, लेकिन मेरे मेरे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है। मुझे ये चीज सीखनी चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए, मेरे अंदर ज्ञान की कमी है। और अगर मैं कहीं से ज्ञान ले भी रहा हूं तो मेरे पास, मैंने ढंग से ज्ञान लिया ही नहीं है आज तक। और अगर लिया है तो आज तक उसको इंप्लीमेंट करके नहीं देखा, जबकि इंप्लीमेंटेशन का रिजल्ट बहुत शानदार हो सकता था, जैसा कि आज स्टोरी टेलिंग में हमें बताया गया, राइट। तो अपने आप को स्कैन करने का मौका मिला ना। से यस और नो। वी आर 36 पार्टिसिपेंट्स हियर, और जवाब 5 लोगों के आते हैं। जब तक आप मेरे साथ इंटरेक्टिव नहीं रहेंगे, तब तक क्लासेस में उतना मजा ना मुझे आएगा ना आपको आएगा, याद रखिएगा। अगर इन क्लासेस को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करना, और ज्यादा जो है अट्रैक्टिव बनाना है ना, तो मेरे साथ प्लीज कोऑर्डिनेशन में रहिएगा। अगर आप अपने एंड पर एक्टिव है तो मेरी तरफ से आपको एनर्जी लेवल कई गुना ज्यादा मिलेगा, और मैं आपको शायद उतना बेहतरीन तरीके से और ज्यादा सिखा पाऊंगा, राइट। चलिए, तो बात करते हैं कि आपको अपने आप को जो है जस्टिफाई करने का, अपने आप को स्कैन करने का मौका मिला। आपको यह सीखने का मौका मिलेगा कि क्यों एक लोकल फंडरेजिंग जरूरी होती है। वाई व्हेन एनजीओज इंक्रीज एंड डाइवर्सिफाई देयर इनकम वाया कम्युनिटी फिलानथेरेपी दे बिकम स्ट्रॉन्गर। जब हम कम्युनिटी के माध्यम से अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी कि हमारे फंडरेजिंग सोर्सेज को हम कम्युनिटी बेस्ड बना देते हैं, तो हम ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, राइट। और अगर हमने कम्युनिटी क्लासिफिकेशन को अगर समझ लिया, तो यकीन मानिए ये जो इंडिविजुअल डोनर हैं ये सिर्फ आपके लोकल से नहीं रहेंगे। हम लोकल से अपग्रेड करेंगे अपने आप को नेशनल पर इन्हीं क्लासेस के दौरान, और नेशनल से हम अपग्रेड करेंगे अपने आप को इंटरनेशनल पर।
और देखेंगे हम कैसे हम लोकल इंडिविजुअल से हम जो है बकायदा बहुत अच्छा शानदार डोनेशन भी जनरेट करेंगे। सब कुछ लाइव सिखाऊंगा मैं आपको। ये वो कला है जिसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया एक छोटे से सहयोग राशि के साथ, लेकिन वो छोटी नहीं, बहुत बड़ी सहयोग राशि है। लेकिन आने वाले समय में इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए बहुत बड़ी जो है कीमतें लोग चुकाया करेंगे आगे, राइट। आज वो कला आप सीखने जा रहे हैं, इन 11 दिनों में आपको वो सब चीजें सिखाने वाला हूं। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ द लोकल फंड रेजिंग। लोकल फंड रेजिंग के पहले तो बेनिफिट्स आपको सीखने हैं, समझने हैं, राइट, कि उनका बेनिफिट क्या होता है। देन विद टूल्स, फिर मैं आपको तमाम टूल्स यहां सिखाऊंगा या दूंगा। उन टूल्स के माध्यम से आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो करंट सिचुएशन है उसको एनालाइज करना है एंड फील कॉन्फिडेंट, और अपने आप में आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अबाउट द डेवलपिंग ऑफ योर ओन फंड रेजिंग एजेंसी, या आपकी जो ऑन फंड रेजिंग स्ट्रेटजी है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से आप डेवलप कर पाएंगे। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस चैप्टर के बाद। चलिए, मैं आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए थोड़ा सा और आगे चलता हूं। हमें यहां वो सारी स्किल्स मिलेंगी, वो सारी नॉलेज मिलेंगी इस चैप्टर से आपको, कि आप लोकली जो है फंडरेज कर सकें एंड मैप द एक्चुअल एंड डिजायर्ड फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। और आप अपनी एक्चुअल जो आपकी डिजायर्ड फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो आपकी संस्था की आपको चाहिए, आप उसको मैप कर सकें, है ना। हमें ये नहीं पता होता कि हमारी संस्था की एक्चुअल जो है फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, और हमारी डिजायर्ड सिचुएशन क्या है, हमें क्या चाहिए। एक्चुअल क्या है वास्तविकता में हमारी संस्था किस स्तर पे है, और हमें कहां लेकर जानी है, वो हमारी डिजायर्ड सिचुएशन हो गई, राइट। इनका इनको आप मैप भी कर पाएंगे, मैप होता है इनको समझना, और इनका रोड मैप भी बना पाएंगे साथ साथ। रोड मैप होता है रास्ता तैयार कर देना एक्चुअल सिचुएशन से डिजायर्ड सिचुएशन तक जाने का। तो ये रास्ता मैं आपको आज इस क्लास के अंदर सिखाऊंगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर वही चीजें आपको मिलेंगी। व्हाट यू गेट, आपको क्या क्या मिलेगा। हमें लोकल फंडरेजिंग जो है स्टार्ट करने के तमाम कारण पता लगेंगे, और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, हमें स्कैन करने का मौका मिलता है कि हमारी संस्था किस स्टैंड पर है, और हमें अपने सोर्स ऑफ इनकम को कहां डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। इस चीज का आपको मौका मिलता है। और साथ ही साथ मैं इसमें एक बकायदा आपके लिए एक क्विज भी लेकर आऊंगा, एक प्रश्न उत्तरी भी हम लास्ट में रखेंगे। और ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आज सिखा रहा हूं, जो भी मैंने कल सिखाया आपको, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस किए किए जाएंगे आप लोगों से, और आप लोग जिस हिसाब से उसका जवाब देंगे, आपकी अगर ग्रेडिंग 60% प्लस रही, यानी कि आपने 60% से ज्यादा सवालों का जवाब जो है सही दिया, तो मैं कोशिश करूंगा एक नेशनल सर्टिफिकेट या किसी इंटरनेशनल एजेंसी से आपको मैं सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवा पाऊं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। क्योंकि तमाम एजेंसीज हैं जो इस प्रकार के कोर्सेज देती हैं, पेड कोर्सेज देती हैं, लेकिन मेरा टाई अप है काफी सारी एजेंसीज से, तो मैं कोशिश करूंगा वहां से आपको सर्टिफिकेशन भी इशू करवा पाऊं, एक नेशनल सर्टिफिकेट या एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, राइट। ये जो वर्ल्ड है ना, बड़ा तेजी के साथ चेंज हो रहा है, राइट। वर्ल्ड बहुत तेजी के साथ चेंज हो रहा है, और सिर्फ वर्ल्ड ही चेंज नहीं हो रहा, इसके साथ चेंज हो रहे हैं हमारे इनकम रिसोर्सेज भी, इसके साथ डाइवर्सिफाई हो रहे हैं हमारे फंडिंग सोर्सेज भी, राइट। हमारे जितने भी फंडिंग सोर्सेज हैं वो भी डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे सोर्स ऑफ जो हमारे फंड रेजिंग है वो डाइवर्सिफाई होती जा रही है, राइट। पहले फंडिंग एजेंसीज किसी और टॉपिक पर डोनेट कर रही थी, अब किसी और टॉपिक पर डोनेट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड इज चेंजिंग। जैसे आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में आप क्या उम्मीद करते हैं? 35 के बाद लोग एनवायरनमेंट के ऊपर डोनेट किया करेंगे ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा चेंज आता जा रहा है, राइट। तो जैसे जैसे वर्ल्ड के अंदर चेंज आता जाएगा, वैसे वैसे हमारा जो हमारे सोर्स ऑफ फंड रेजिंग है उनमें एक बहुत बड़ा चेंज आता जाएगा। और इनके पीछे का जो कारण है वो बड़ा मतलब बहुत सारे कारण है इस चीज के पीछे। इस द थ्रेड्स आर मेनी,
ठीक है। इसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन नीड जो है वो क्लियर है कि समाज में जैसे जैसे परिवर्तन आता जाएगा, इस प्रकृति के अंदर जैसे जैसे चेंजेस आते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे सोर्स ऑफ इनकम या जो हमारे सोर्स ऑफ फंड रेजिंग है वो डाइवर्सिफाई होते जा रहे हैं। कल तक फंड रेजिंग एजेंसी जो है किसी और सेक्टर के अंदर जो है इन्वेस्ट करती थी, आज वो किसी और सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करना पसंद कर रही हैं। कल तक वो हेल्थ को जो है सपोर्ट कर रही थी, आज वो एजुकेशन को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। आज तक वो हेल्थ को सपोर्ट कर रही थी, कोविड जो है चेंज, कोई भी चेंज आते ही वो जो है उन्होंने एजुकेशन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि समय के साथ जैसे जैसे परिवर्तन आता जाएगा, वैसे वैसे हमारे जो सोर्स ऑफ फंड रेजिंग है, उनके जो सेक्टर्स हैं वो बदलते जाएंगे। आपने ध्यान दिया हो 2019 से पहले जब हम बात करते थे, तो एक मिले जुले फंड रेजिंग हमारे देश के अंदर होती थी। जैसे ही कोविड आया, फंडिंग एजेंसीज ने फंड रेजर्स ने किसको डोनेट करना स्टार्ट किया? हेल्थ सेक्टर, राइट। अब हेल्थ सेक्टर से हम निकल कर आए, राइट। अब कहां पर इन्वेस्टमेंट चल रही है? स्किल सेक्टर पे। करंट सिचुएशन क्या है? स्किल सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट चल रही है, राइट। एजुकेशन और स्किल पर। तो जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती जाती हैं, वैसे वैसे हमारे जो फंड रेजिंग जो सोर्स होते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता रहता है। अब ये हमारे जो फंड रेजिंग सोर्स हैं, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, तो ये जो हमारे डोनर्स हैं, राइट, चाहे वो कम्युनिटी, हमारे जो फंडरेज, जो मेजर डोनर्स हों, वो हमारे सेक्टर के जो प्रतिष्ठान हों, कंपनीज हों, वो चाहे वो फंडिंग एजेंसीज हों, वो उन सभी के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। वो अलग अलग तरीके से अपनी फंड रेजिंग या अपने फंड्स, अपने डोनेशंस, वो अलग अलग सेक्टरों पर जो है निवेश करते हैं। और अगर इस कंसेप्ट को बारीकी से समझना है, तो एक कंसेप्ट यूज किया जाता है यहां पर, पीपीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कभी भी आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो डोनर्स हैं, देखिए यहां पर है हमारे मेजर डोनर्स, कुछ सोशल इन्वेस्टर्स हैं, और कुछ कंपनीज हैं, फंडिंग एजेंसीज हैं, राइट। इनकी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो पॉलिसीज होती हैं, वो समय समय पर चेंज होती रहती हैं। और अगर हमने इस कंसेप्ट को और समझना है, इनसे फंडिंग लेनी है, इनसे ज्यादा से ज्यादा हमें डोनेशंस करेक्ट करना है, तो हमें उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। तो हम इनका माइंड रीड कर चुके होंगे, और हम इनसे बहुत इजी वे में फंडिंग ले सकेंगे। यहां पर अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, तो जिस हिसाब से ये जो डाइवर्सिफाई मोड जो हमें मिला, यानी कि ये जो इन्वेस्टर थे हमारे, या फंडरेजिंग एजेंसीज थी, या जो हमारे डोनर्स थे, यानी कि जो हमारी मेजर डोनर्स थे, कंपनीज थी या फंडिंग एजेंसीज थी, ये डाइवर्सिफाई हुई। आपने देखा कुछ समय से, कुछ नोट किया कि गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के चक्कर में पैसा इनसे लिया, राइट। या कोविड के चक्कर में इन्होंने अपना पैसा जो है, सोशल जो एक्टिविटीज थी, उसको सारा पैसा उन बड़ी कंपनीज को देना पड़ा, फार्मा कंपनीज को देना पड़ा, जो उस समय हमारी कोविड परिस्थितियों से लड़ने में हमारी हेल्प कर रही थी, या उसके लिए मेडिसिन वगैरह बना रही थी, राइट। ये हुआ, राइट। आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया। अब स्थिति क्या बनती है कि ये जो फंडिंग सोर्सेस थे, वो हो गए हमारे लिमिटेड, क्योंकि मेन फंडिंग जो है सरकारी रूप से जाने लगी, चाहे वो इलेक्टोरल बोर्ड में हो, चाहे वो कोविड प्रोटोकॉल्स में फंडिंग एजेंसीज को देने के बारे में हो, या सरकार को, जैसे हम राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर में बहुत बड़े डोनेशंस गए, तो वो कहीं ना कहीं संस्थाओं का ही तो पैसा कम हुआ है ना, क्योंकि वो पैसा कहीं ना किसी रूप में, ग्रांट के रूप में या किसी और उपक्रम के रूप में संस्थाओं को मिलना था। अब वो कम हुआ, तो प्रेशर किस पे पड़ा? हमारी कम्युनिटी पर। यानी कि एक बहुत बड़ा सेक्टर हमारा एनजीओ का, एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, वो ओवरऑल डिपेंडेंट हो गया हमारी कम्युनिटीज पर, और इस कम्युनिटी पे ऊपर एक प्रेशर बना फंड रेजिंग का या डोनेशन का। मैं थोड़ा सा और विस्तार से इस टॉपिक को लेके चलता, लेकिन अभी आज समय थोड़ा सा कम है। मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं थोड़ा सा और डिटेल में इस चैप्टर को लेके चलूं, कुछ और
एग्जैक्ट फैक्ट के साथ मैं आपको और थोड़ा सा और डीपली समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आज समय ज्यादा हो गया है। मेरे कुछ साथी जो है निवेदन कर रहे हैं कि सर 1 घंटे से ऊपर हो गया, क्योंकि हम क्लासेस भी आजकल लेट शुरू करते हैं, 9 से 10 की क्लासेस हैं। तो मेरे काफी सारे साथियों को परिवार में भी बहुत सारी समस्याएं होगी, भोजन करना होता है। तो माफी चाहूंगा, आज मैंने भी समय का ध्यान नहीं दिया और हम 15 मिनट एडिशनल जो है ओवर हम क्लास को लेके चले गए। मैं कल वापस इसी जो है प्रेजेंटेशन के साथ वापस मैं कल से स्टार्ट करूंगा इसको, राइट। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। से ओके इन द चैट बॉक्स, से ओके इन द चैट बॉक्स, जल्दी से एक बार से ओके इन द। मैं वापस जहां से हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट की थी, मैं वहीं से वापस स्टार्ट करूंगा, निश्चिंत रहिएगा। हम पूरे स्टेप को वापस 1 बाय 1 ही लेंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। और लगातार हमारी 11 से 15 दिन जो भी ये क्लास चलेंगी, कोशिश करना है कि जो भी मैंने सिखाया है, जो भी मैंने बताया है, उसको इंप्लीमेंट जरूर करना। मैंने कल की इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको कुछ टास्क दिया है, जो मैंने स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आपको बता दिया कि कैसे एक छोटी फंडरेजिंग जो है वो आप शुरू करनी है। आपको, आपने आज तक की है नहीं की है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब आप मेरे साथ जब लाइव सीख रहे हैं तो आपको उसको लाइव जो है आपको इंप्लीमेंट जरूर करना है, राइट। तो आप भी करना और मैं भी करूंगा, राइट। क्योंकि हमें तभी तो कल पता लगेगा ना कि हमारी वीडियोस कैसी बनी है, हमने सही बनाई, गलत बनाई, हमें कैसे डोनेशन अपील डालनी है, कैसे हमें उसमें जो है अपना मोटिव सेलेक्ट करना है, कैसे हमें फंडरेजिंग अपील करनी है, राइट। तो ये सब चीजें हम तभी कर पाएंगे जब हम साथ साथ चलेंगे, राइट। तो एक टास्क मैंने आपको दे दिया है, कल हम और आप मिलकर अपने क्षेत्र के अंदर छोटी छोटी एक्टिविटीज हम जरूर करें और उसकी रिकॉर्डिंग्स या उसका रिकॉर्ड हम बनाकर जरूर लेके आएं। अगर आपको मेरे साथ फंड रेजिंग करनी है, बेहतरीन स्टेप्स के साथ आपको फंड रेजिंग क्रिएट करनी है, तो हर एक चीज को करके जरूर देखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो ये आपके चार्जेस जो है बेकार जाएंगे, 11 दिन बेकार जाएंगे, 11 दिन का समय बेकार जाएगा और ये चार्जेस बेकार जाएंगे अगर आप मेरे साथ इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तो, राइट। चलिए, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करता हूं कि कल आप एक सोशल टास्क के साथ मेरे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले हम जैसे इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, मैं एक बार जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि किसने क्या क्या सोशल टास्क किया है। और कोशिश कीजिएगा कि आप जो वीडियो बनाए उसमें कल की जो डेट है उसको अनाउंस करना मत भूलिएगा कि आपने जो भी मेरे साथ डाटा शेयर किया है वो जेन्युइन है और रिसेंटली लॉन्च किया गया है, यानी कि आज सीखने के बाद आपने कल जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो कल की डेट एक बार अनाउंस जरूर करनी है कि हम फला तारीख को आज ये काम करने जा रहे हैं, राइट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे एंड ग्रेट लव, बाय बाय।